अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 29 फरवरी 2024 के इख्तिताम पे मेरे इस वीलॉग का उन्वान है पीटीआई's बिग फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ मिस लूट एंड अंकल खसूट इन द इलीगली ऑक्यूपाइड पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन टर्म्स को आपने इसी तरह से आम ज़द अवाम कर देना है जिस तरह से चौधरी निज़ामुद्दीन और हमटी हमटी को आपने फैला दिया। इसी तरह से एक बड़ा फायदा होगा आपको। मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड देता हूँ। कहते हैं कि रोनाल्ड रेगन ने सोवियत यूनियन के ऊपर इल्जाम लगाया था कि ये एक इवल एम्पायर है, रोग इवल एम्पायर। और उसकी सेंस ये थी कि जब आपने उसको इवल एम्पायर कह दिया अमेरिका में, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, उससे सोवियत यूनियन को नफसियाती तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 2019 में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पता नहीं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के अपने जहन की इख्तरा थी या भाई लोगों ने मशवरा दिया था दूसरे शहर से, तो उन्होंने कहा कि हम आज से जो कुछ हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने किया है, हम इसको कहते हैं दिस इज दी इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब बात बड़ी अजीब थी। उस वक्त फॉरेन ऑफिस से पूछा गया कि भाई ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशन तो कभी भी लीगल नहीं होती, कानूनी नहीं होती, तो ऑक्यूपेशन के साथ इलीगल लगाने का क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे आप एक डबल टर्म इस्तेमाल करते हैं और आप इसको रीइंफोर्स करते हैं, इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब वो वैसे ज्यादा उसका फायदा इनको नहीं हो सका। उसकी वजह है कि हिंदुस्तान के सारी अवाम और पब्लिक ओपिनियन जो है वो नरेंद्र मोदी के इकदाम के साथ खड़ी थी। कोई खास उसकी रेजिस्टेंस नहीं थी और दुनिया में भी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में जब इस पार्लियामेंट को आप इलीगली ऑक्यूपाइड पार्लियामेंट कहेंगे तो इसका बड़ा असर इसलिए होगा कि पाकिस्तान की मेजोरिटी, जैसे कि आप इलेक्शन में देख चुके हैं, वो वाकई ही इसके साथ रेजोनेट करती है। वो समझती है कि उनके हक पे, उनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। और लूट और खसूट का तो मैंने बहुत अरसे से सोचा हुआ था कि अगर मुझे कभी फिक्शन नॉवल लिखने का मौका मिलता, अल्लाह करे मुझे मौका मिले, तो मैं उसमें कैरेक्टर्स क्रिएट करूंगा पाकिस्तानी सियासत के, मिस लूट एंड अंकल खसूट। तो अब आप देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर मिस लूट और इस्लामाबाद के अंदर अंकल खसूट। अंकल खसूट अभी इलेक्ट हुए नहीं है, लेकिन अंकल खसूट के भाई ने और उन सब लोगों ने हल्फ जो है उठाया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव जो है वो भी होना है यहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अच्छा मैं इस पे फिर आता हूँ नेशनल असेंबली में, इतना बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बाबर सलीम खान सवाती स्पीकर के तौर पर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने 89 79 मेरा ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 114 115 में से वोट लिए। और इसको अगर मैथमेटिक्स आप इसका देखें, वर्सेस 17 मेरा ख्याल है, वर्सेस 17 18, तो ये 77% इसे कहते हैं बनते हैं। दो तिहाई तो हो जाता है ना 66 पे, 66% पे, लेकिन ये 77% वोट है। अफसोस ये है कि पंजाब में भी यही सूरत हाल होनी थी अगर इलेक्शन को लूट ना लिया जाता, चोरी न किया जाता। अगर फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में कन्वर्ट कर लिया जाता तो पंजाब की असेंबली के अंदर भी इससे मिलती जुलती सिचुएशन ही होती। लेकिन अब एक कंट्रास्ट है जिसको डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया अपने वीलॉग में, बहुत दुख के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया। एक दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तो मुझे उन्होंने बताया अपनी इस ऑब्जर्वेशन को, पंजाब और नेशनल असेंबली में जो फर्क था पीटीआई के रिएक्शन में। और मैंने उनसे कहा था कि आप इस पे बात ना कीजिएगा, मैं इस पे बात करूंगा, बिकॉज आप खुद तहरीक इंसाफ के साथ हैं, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन मुझे फिर बाद में याद ही नहीं रहा, मैंने उसको डिस्कस ही नहीं किया अपने वीलॉग में। मैंने देखा है कि अपने लेटेस्ट वीलॉग में उन्होंने इस कंट्रास्ट पे क्वेश्चन उठाया कि क्या वजह है कि मिस लूट को बिल्कुल भी रिजिस्ट नहीं किया गया। मिस लूट के साथ पीटीआई पंजाब की क्या ऐसी इक्वेशन और डील थी कि ये लोग बाइकआउट करके बाहर चले गए, जिसमें मिस लूट को तकरीर करने का एक खुलम खुला मौका वहां पे दिया गया। जबकि नेशनल असेंबली के अंदर उसी पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, बड़े जबरदस्त रोबस्ट तरीके से इन चोरों का उन्होंने रेजिस्ट किया, उनको बोलने नहीं दिया। ये एक तरह से रिप्ले था 2018 के सितंबर का, जब इन सब लोगों ने, पीएमएलएन, पीपीपी, जेयूएफ ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फ्लोर ऑफ द हाउस को, तो खैर इलेक्ट हो चुके थे, लेकिन उनको तकरीर नहीं करने दी थी। और बाकायदा उनके ऊपर इतनी चीजें फेंक रहे थे, कॉपियां फेंक रहे थे, नोट्स, वो उसकी कॉपियां फेंक रहे थे गालिबन किसी चीज की, ये फेंक रहे थे चीजें कि इमरान खान के गिर्द एक हिफाजती हसार जो है वो बनाना पड़ा था। तो इस चीज का आगाज जो है इन्होंने खुद किया था, जिसको कि नेशनल असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रीपे किया आज के दिन में। और बहुत ज्यादा लोग जो है वहां इमरान खान के मास्क लेके आए हुए थे, कैदी नंबर 804 के, जो उन्होंने पहने। सो बॉटम लाइन ये है कि उन्होंने एक बहुत ही रोबस्ट तरीके से इन्हें रेजिस्ट किया। दुनिया को पता चला कि तहरीक इंसाफ खत्म नहीं हुई, तहरीक इंसाफ खड़ी हुई है, तहरीक इंसाफ रेजिस्ट कर रही है, बाय एंड लार्ज टुगेदर है। अभी तक जो है रिजर्व सीट्स और वुमेन सीट्स का फैसला माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। अभी मुझे चाहिए था, मैं आपको दिखाता
कि मुनिस इलाही साहब ने एक बहुत खूबसूरत पिक्चर ट्वीट की हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी आपको इलेक्शन मैनेज करने हो, वहाँ पे आपको राजा सिकंदर सुल्तान साहब की खिदमत जो है वो होनी चाहिए। राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं उन्होंने रिजर्व सीट्स, वुमेन सीट्स का अभी तक फैसला नहीं किया, उसकी वो सुन चुके हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के। और वहाँ मेरा हाल है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो 26 तारीख का खत लिखा है वो मुझे बड़ी परेशानी और बड़ी हैरानगी है कि साहिबजादा हामिद रजा साहब को अच्छी तरह से पता था कि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के साथ तहरीक इंसाफ में जाना है। तो ये 26 तारीख वाला खत जो आप इसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन दिखाता है, ये खत कैसे साहिबजादा हामिद रजा साहब के सिग्नेचर से चला गया, इस पर मुझे खासी परेशानी है। एक ज़माने में बहुत उनसे गप भी रही है, बहुत अच्छा उनसे ताल्लुक रहा है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ। एंड आई वुड लाइक टू गेट इन टच विद हिम टू अंडरस्टैंड कि ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, आप कैसे खेल गए इलेक्शन कमीशन के भाई लोगों के हाथ में, या ये कि भाई लोगों ने आपको मजबूर किया कि खत लिख दें। पंजाब का कंट्रास्ट तो हो गया। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर साहब हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं और सियासत पे भी बड़ी गहरी उनकी नज़र है। उन्हें बहुत शक है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की कोई इंडिपेंडेंट डील भी है चौधरी निजामुद्दीन के किसी सिस्टम के साथ, बाकी सियासी डील के अलावा भी कोई उनकी ऐसी डील है, क्योंकि उनको जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया है और उनकी खातिर जिस तरह से चौधरी निजामुद्दीन ने अपने सारे पॉलिटिकल, इसको कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर करना, ये पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करना, जिस तरह से अपने सियासी असासे को चौधरी निजामुद्दीन ने ब्रीड किया है मरियम नवाज की खातर, ये बात बहुत अजीब व गरीब है। इन एनी केस अगर इसको राउंड कर ले, उसमें इक्वेशन में से मरियम को निकाल भी दें, तो इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से पॉलिटिक्स ये थी कि आप हर तरफ खेलते हैं और किसी भी साइड के साथ आप अपने ताल्लुकात को इतना ख़राब नहीं करते, इसको लाइफ एंड डेथ में कन्वर्ट नहीं करते, मरने मारने की बात नहीं करते, और अपने पूरे सिस्टम को लेकर चलना होता है। ये हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी थिंकिंग यही होती है। लेकिन गुज़श्ता 20-22 माह के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने वो जितने भी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रिंसिपल्स और फॉर्मूलाज थे उन्हें रद्द कर दिया है। और जिस तरह से उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे जुल्म के पहाड़ उन्होंने तोड़े हैं, उससे उनकी वो एक बड़ी उसमें क्वेश्चन उठता है कि आखिर इक्वेशन और डील यहाँ पे है क्या। अब एक दूसरी चीज की तरफ आता हूँ, इमरान खान साहब का जो जुमला है कि घबराना नहीं है, वो तो आप सब सुन चुके हैं। मैं वो नहीं कह रहा कि घबराना नहीं है, मैं एक एनालिसिस आपके सामने लाना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपके सामने लाना चाहता हूँ, एक पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये जो सियासी ढांचे होते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, हुकूमत है, ये किसी कंक्रीट के या स्टील के फौलाद के बने हुए ढांचे नहीं होते, ये कोई स्काई स्क्रेपर नहीं होता जिसकी बुनियादें उस तरह से होती हैं। ये बेसिकली तौर पे पावर ऑफ बिलीफ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। क्या होते हैं सियासी ढांचे? पावर ऑफ बिलीफ के ऊपर, ये पावर ऑफ आइडियाज पे, पावर ऑफ बिलीफ के ऊपर ये खड़े हुए होते हैं। जितना ज्यादा एक यकीन मजबूत होता है, जितना ज्यादा एक बिलीफ होता है किसी चीज के अंदर, उतना ही एक सियासी ढांचा जो है वो स्ट्रांग होता है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं, बिकॉज ये जो कुछ मैंने कहा है पॉलिटिकल साइंस के हवाले से ये इतना क्लियर नहीं होगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि वो एग्जांपल जिसे आप सब समझते हैं। देखिए, आपने और मैंने अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा दफा कई कई मेरे सामने ऐसी एग्जांपल्स हैं, आई एम श्योर कि आपके सामने भी ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स होंगी। बहुत कसम पुरसी के हालात में, गुर्बत में भी लोगों ने शादी की। शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, शादी भी कोई कंक्रीट का बना हुआ रिलेशनशिप नहीं है, वो भी कोई सीमेंट का बना हुआ, कंक्रीट का बना हुआ, फौलाद का बना हुआ रिलेशनशिप नहीं है। वो दो खानदानों में, ये दो शख्सियात के दरमियान, आदमी औरत के दरमियान में एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप है, एक ट्रस्ट एंड बिलीफ का रिलेशनशिप है। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि लोगों ने बहुत गुर्बत में भी शादी की, उनके पास कुछ भी नहीं था, आगे फ्यूचर भी अनसर्टन था, और 20-20, 25-25, 30-30 बरस तक, यानी लाइफ ऑन टू डेथ उनका रिलेशनशिप चलता रहा। और हर शादी के रिलेशनशिप के अंदर बड़ी टेंशन्स होती हैं, उसमें बड़ी तू मैं होती है, बड़ा शोर होगा होता है, बड़ी स्ट्रेस आती है, बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, कई दफ़ा मैं मेके नहीं जाऊंगी, मैं मेके चली जाऊंगी वगैरह, ये सब सीन वहाँ पे होते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो रिलेशनशिप किसी सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर होते हैं, जिनमें एक सेंस ऑफ बिलीफ होता है, जिसमें कोई आइडियाज़ की शेयरिंग होती है या कोई वैल्यूज इकट्ठी होती हैं दोनों खानदानों की, वो 30-30, 35-35, 40-40 बरस तक, अनलेस अनलेस डेथ डू अस अपार्ट तक वो चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, मैंने अपनी जिंदगी में और आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसी शादियां भी देखी होंगी जहां पे बहुत ही तमतराक के साथ शादी की जाती है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, 6 महीने के बाद खबर आती है कि भाई चली नहीं है, और अब मुकदमे हो रहे हैं और नफरत करते हैं एक दूसरे से, और बड़े खौफनाक किस्म की उनकी सूरत हाल है। मैं एक ऐसी शादी मैंने बर्तानिया में अटेंड की, एक किसी जानने वाले की, जिस शादी में दूल्हा और दुल्हन जो है वो बकायदा हेलीकॉप्टर में बैठ के एक किले में पहुंचे। बहुत खूबसूरत किला जो है वो रेंट किया गया। बर्तानिया में शादियों के लिए किले भी रेंट हो जाते हैं, फोर्ट्स भी रेंट हो जाते हैं, चर्च था, ये पता नहीं किला था क्या था, बहुत ही खूबसूरत जगह पे वो रेंट किया गया। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पाउंड उसका सिर्फ यानी उसका रेंटल एक्सपेंडिचर था, उसको रेंट करने की कॉस्ट थी। और बर्तानिया में इसका बहुत रवाज है, अमेरिका में है ही नहीं किले वेले, वरना अमेरिका में भी लोग करते। तो वहां पे हेलीकॉप्टर के जरिए
जो लड़का लड़की हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पहुँचे। पता नहीं लड़की के ड्रेस के ऊपर थाउज़ेंड्स ऑफ पाउंड्स जो हैं वो खर्च किए गए। खाना जो है दिया गया वहाँ पे किले में बहुत दूर किसी शहर से, उसकी केटरिंग कॉस्ट अपनी जगह थे। मेरा ख़्याल है सिर्फ़ 10-15 हज़ार पाउंड तो फोटोग्राफर ले गया। उसके बाद उस किले के दरमियान में एक लेक थी, उसमें ये लड़का-लड़की जो है, दूल्हा एंड दुल्हन जो है, वो जहाँ पे फूड सर्व हो रहा था वहाँ बोट के ज़रिए पहुँचे। वो बाकायदा उसकी वीडियो बन रही थी और सब कुछ था और फूल फेंके जा रहे थे और पता नहीं क्या कुछ था सीन। तो मैंने उस वक़्त पता किया था तो मुझे पता चला कि कोई 150,000 या 150,000 पाउंड से ज़्यादा का इस शादी के ऊपर खर्चा हुआ। कुछ महीने के बाद मुझे पता चला कि शदीद नफ़रत हो चुकी है। द होल रिलेशनशिप हैज़ फॉलन अपार्ट एज़ कंपेयर्ड टू मेनी अदर मैरेजेस जहाँ मैंने देखा है कि टूटी-तोड़ी नहीं लोगों के पास होती, लेकिन सेंस ऑफ बिलीफ होता है और उसी एक रिलेशनशिप में से फिर वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ भी उनकी बनती हैं और उनका रिलेशनशिप जो है वो चलता है टिल टिल डेथ डू अस अपार्ट। बिकॉज़ क्यों? इसलिए कि शादी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो सेंस ऑफ बिलीफ के ऊपर जो है वो खड़ा होता है। और इसमें अच्छा अभी इमरान खान की अपनी शादी को आप देख लें कि जमाइमा के साथ इमरान खान की जो शादी थी, हालांकि सेपरेशन भी उनकी इसमें हो गई, लेकिन उसके दरमियान किस तरह से बाद में एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप, जिसमें कोई मुझे मुबालगा राय करने की जरूरत नहीं है, तमाम हकाइक आपके सामने है कि कैसे जमाइमा रिमेन्ड कमिटेड टू दिस फादर ऑफ हर सन्स। और और वो जो हनीफ अब्बासी वाला केस था उसमें जमाइमा ने कितनी मेहनत की बरतानिया से उस बैंक की एविडेंसेस निकाल के पाकिस्तान भेजने के लिए, जो बैंक ही बंद हो चुका हुआ था, और कितना मुश्किल काम। इसके मुकाबले में जो रेहाम खान साहिबा के साथ इमरान खान की शादी थी, रेहान इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन बेसिस उसकी कुछ भी नहीं थी। मुझे याद है जनवरी 2015 के अंदर मैंने बाकायदा फवाद चौधरी के साथ बैठ के एक प्रोग्राम किया था, जिसमें मैंने इस शादी की मजम्मत की थी। और फवाद चौधरी साहब जो थे वो मेरे को होस्ट होते थे, वो मुझे रोकते रहे, कहते नहीं नहीं पर्सनल इशू है, इतना मत इसमें बोलो। मैंने कहा नहीं, ये पर्सनल इशू नहीं है। जब एक लीडर इतना बड़ा लीडर हो और इस तरह से उसकी शादी हो तो ये अवाम का इशू है और ये बड़ी गलत शादी है, दिस इज अ पॉलिटिकल डिजास्टर। दिस इज जनवरी 2015। 2015 का साल खत्म होने से पहले पहले इमरान खान की शादी खत्म हुई। और इमरान खान की उसकी स्टेटमेंट अभी गूगल में जाके देखेंगे तो कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मेरा सबसे अच्छा, मैंने अगर कुछ स्मार्ट फैसला किया तो मैंने इस शादी को खत्म किया, जो मैंने रेहाम खान को तलाक दी है। ये आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। अब इसको आप देखें कि इस वक्त जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कमिंग बैक टू इट, ये बेसिकली इनके जो सर्वाइवल होता है वो डिपेंड करता है ऑन द पावर ऑफ द बिलीफ। के पावर ऑफ बिलीफ है क्या, शेयर्ड वैल्यूज जो है इसमें क्या है, नीड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है। शरीफ जरदारी का जो अलायंस है वो तीन चीजों के ऊपर चल रहा है। एक है खड़ा हुआ, एक है ग्रीड, लालच के ऊपर, लूट खसूट के, हमने और लूट खसूट करनी है और अपनी आने वाली जिंदगी, हम तो मर जाएं बाबे, लेकिन पीछे जो है इतना एक अरबों रुपए और लूट लें, अब डॉलरों में लूट लें कि ताकि पाकिस्तान के लोगों के खून पसीने, उनके पेट से उनकी अंतड़ियां भी निकाल के हम खा जाएं और अपने बच्चों के हाथ में, अपने ग्रैंड पेट बच्चों के जो है उनके हवाले करना। तो एक तो एलिमेंट है ग्रीड का। दूसरा एलिमेंट है फियर एंड इनसिक्योरिटी का, इमरान खान का खौफ इनको इकट्ठा करता है। तीसरी चीज है चौधरी निजामुद्दीन की मसलसल सपोर्ट और चौधरी निजामुद्दीन की एंगेजमेंट, या चौधरी निजामुद्दीन के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस है। अच्छा, चौधरी निजामुद्दीन जो है वो किधर देखता है? चौधरी निजामुद्दीन देखता है वाशिंगटन और लंदन की तरफ। लंदन बेचारा छोटा पार्टनर है जो चौधरी निजाम, जो वाशिंगटन के गंदे काम करने के लिए है, और प्रिंसिपली तौर पर ये लोग देखते हैं वॉशिंगटन की तरफ। अब दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू अ स्लाइटली डिस्टर्बिंग न्यूज आइटम विच इज मैथ्यू मिलर ने क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर ये क्वेश्चन लगता है पूछवाया गया, बिकॉज उससे चंद घंटे पहले ग्रेग कसार की जो 31 सिग्नेचर की लेटर था प्रेसिडेंट के नाम और सेक्रेटरी स्टेट के नाम, वो डिलीवर हो चुका था। तो इस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मैथ्यू मिलर से जब सवाल पूछा गया आईएमएफ के हवाले से, इमरान खान के खत के हवाले से, तो मैथ्यू मिलर स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान को बहुत जल्दी एडिशनल $2 बिलियन जो है वो चाहिए, और जो नई हुकूमत है उसको बहुत जल्दी चाहिए कि वो आईएमएफ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मदद से पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाए, वरना बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब ये पाकिस्तान के तमाम अखबारात में इसको छपाया गया, ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ही की तरफ से ये क्वेश्चन जो है ये पूछवाया गया हो। मुझे देखा नहीं मैंने इसकी फुटेज, कोई सवाल किसने पूछा गया था, लेकिन इधर से ही पूछा गया होगा। ठीक, अब इसमें ये ऑब्वियस है कि एक इनडायरेक्ट तरीके से अभी तो जहां दूसरी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि इस हुकूमत की रिकग्निशन को विथहोल्ड किया जाए, इनडायरेक्ट तरीके से इस हुकूमत की रिकग्निशन जो है उसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रमोट कर रही है। उसके लिए एक एक्सेप्टेबिलिटी और एक माहौल जो है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट इसको कहते हैं, वो पैदा की जा रही है।
अब गुज़िश्ता 2 बरस के वाक़यात को देख के मेरा ख़्याल है अब कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा जो ना मानना चाहे, वो एक अलग इश्यू है कि उसने किसी ने ज़िद लगाई हो। लेकिन मेरा ख़्याल है कि 90% से ज़्यादा, शायद 95% से ज़्यादा लोग जो वाक़ई इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, कि वो बहुत से लोग जो पब्लिकली नहीं भी कह सकते, जैसे लोग पीएमएलएन में हैं, पीपीपी में हैं, एस्टैब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन्स हैं, केयरटेकर हुकूमत के अंदर बैठे हैं, लेकिन अंदर से और कभी-कभी उनके कमेंट्स से भी आपको पता चल जाता है, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो कमेंट्स लीक हो गए, उससे अच्छी तरह से पता है कि खुद पीपीपी को भी और पीएमएलएन को भी और एमक्यूएम को भी अंदर से ये पता है कि हमने सीटें चोरी की हुई हैं, और पीपीपी खुल्लम-खुल्ला कह रही है कि एमक्यूएम के पास एक भी असली सीट नहीं है। शायद उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने कहा बाकी सब में 50-60% चोरी की है इन्होंने। तो अंदर से सब हकीकतों का पता होता है। इसी तरह से सभी जो कमेंटेटर्स हैं, सभी जो पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं, सभी जो मीडिया के लोग हैं, अंदर से माने ना माने, अंदर से सबको पता है कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इन द अप्रैल ऑफ 2022, उसका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गहरा ताल्लुक है। इसके आगे नहीं क्लैरिटी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ किया और पाकिस्तान के अंदर इस इलीगल ऑक्यूपेशन को वो जो मसलसल सपोर्ट करते चले आ रहे हैं अभी तक, उसकी बुनियादी वजह जो है वो क्या, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है। और बहुत ज़्यादा लोगों से मेरी बात हुई है अमेरिका के अंदर भी, किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। मेरी अपनी थेरीज है जो मैं कई दफ़ा आपसे शेयर कर चुका हूँ। इसका रशिया और यूक्रेन से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज़ रशिया यूक्रेन का तो मामला खड़ा हुआ फरवरी 2022 के अंदर। ज़ाहिर है कि इमरान खान को हटाने का प्रोसेस 1 साल से चल रहा था। इसी तरह से यहाँ अमेरिका में बहुत से लोगों ने कहा है कि बाइडेन बड़ा दिलबर्दाश्ता था अफ़गानिस्तान के हवाले से, बिकॉज़ डिफीट हो गई। ये भी बिल्कुल एक पर्सुएसिव आर्गुमेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि बाइडेन उन इंतज़ामिया का, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन उससे पहले इंतज़ामिया का हिस्सा रहे, कभी सेनेट की शक्ल में, काउंसिल फॉरेन रिलेशंस की शक्ल में, सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी की शक्ल में। और ये तो प्रेसिडेंट ओबामा ने ही डिसाइड कर लिया था। अब 2012-13 में प्रेसिडेंट ओबामा ने ही ये डिसाइड कर लिया था। 9 में जब उन्होंने अपना रिव्यू किया अफगानिस्तान का, तो 10 के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि पहले मैं रैपिड ट्रूप एस्केलेशन करूंगा, फिर मैं ट्रूप्स को विड्रॉ करूंगा, और अल्टीमेटली हमें अफगानिस्तान से निकलना है। और ये सारा कुछ, आई एम ए कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरी तरह और भी सैकड़ों हजारों लोग हैं, उनको याद आ रहा होगा। तो प्रेसिडेंट ओबामा के बाद जब ट्रंप आए, तो वो भी अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे। और जब बाइडेन आए, तो बाइडेन ने आके एक रिव्यू किया, और रिव्यू में यही फैसला हुआ, और रिव्यू ने यही कंक्लूड किया इन द बिगिनिंग ऑफ 2021 कि अफगानिस्तान से बाहर निकले बगैर हमारे पास कोई चाराकार नहीं है। वी हैव एक्चुअली लॉस्ट दैट वॉर। सो इसमें इमरान खान कहीं फिट नहीं होता। अगर इसमें कोई फिट होता है तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फिट होती है, बिकॉज अगर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का, सीआईए का या पेंटागन का एक आर्गुमेंट है, सेंटकॉम का, कि हमें कामयाबी नहीं हुई, वैसे आर्गुमेंट फ्लॉड है बहुत हद तक। आई डू नॉट नेसेसरली सब्सक्राइब टू इट। लेकिन वो आर्गुमेंट यह है कि अगर पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान को सेफ हेवन्स प्रोवाइड ना करता ट्राइबल एरियाज के अंदर, या कोयटा शूरा को जगह ना प्रोवाइड करता कोयटा के अंदर, तो शायद हम उनकी रेजिस्टेंस को तबाह करते थे। जहन में रखना ये बहुत ज़रूरी है आपको, एंड दिस हैज बीन कोटेड टू मी बाय द टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स इन पाकिस्तान, कि अफगानिस्तान को मेरे ख्याल जान तारिक खान साहब ने मेरे साथ जो एक डिस्कशन की थी बहुत महीने पहले, 2022 में, 23 में, कहीं 23 में, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री को किसी भी बैटल में अफगानिस्तान में एक दिन के लिए भी शिकस्त नहीं हुई, बट दे लूजिंग द वॉर, दे लॉस्ट द वॉर। बैटल बैटल में कहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अफगान तालिबान हैव वन द वॉर बाय सर्वाइविंग एंड नॉट एक्सेप्टिंग द डिफीट। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पूरी पिक्चर के अंदर कहीं इमरान खान फिट नहीं होते। इसमें बहुत इल्ज़ाम अगर फेंका जा सकता है तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे फेंका जा सकता है कि वो अफगान तालिबान को स्पेस देते रहे, उनको इंकरेज करते रहे, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने डबल गेम खेली। इमरान खान इस पिक्चर में फिट नहीं होते। तो फिर इमरान खान किस पिक्चर में फिट होते हैं? दिस क्वेश्चन आई स्टिल लीव अपॉन योर इमेजिनेशन। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इमरान खान और पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका ताल्लुक प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के साथ है। ये वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है, इलेक्शन हुए हैं 4-5 नवंबर के पहले हफ्ते में हुए हैं 2020 में। इसका मतलब है कि 2020 के जो कई महीने हैं जिसमें प्रेसिडेंशियल कैंपेन ने प्रोग्रेस किया, वो शेप हुई, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से की कैरेक्टर्स थे, कौन से फाइनेंशियल थे, कैंपेन को किसने पैसा लगाया, कौन कौन से कैरेक्टर थे, और उनके क्या इंटरेस्ट थे, और कैसे। क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने आते ही 20 जनवरी 2021 के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इमरान खान की हुकूमत को आइसोलेट करने के स्टेप्स उन्होंने उठा दिए थे, और बिल्कुल इमरान खान को उन्होंने एक तरह से डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की। इसको जहन में रखिए। अब जो इसमें पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि होपफुली प्रेसिडेंट बाइडेन ये इलेक्शन हार जाएंगे। ही इज ऑन हिज वे आउट। बड़ा मुश्किल है प्रेसिडेंट बाइडेन का ये इलेक्शन जीतना। इनफैक्ट अमेरिका के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म है कि इस वक्त अमेरिका के इस इलेक्शन में आप देखते हैं कि एक टोटल लीडरशिप का डेफिसिट आपको नजर आता है, कमी नजर आती है। दोनों ही कैंडिडेट्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ट्रम्प ज़्यादा एनर्जेटिक है, ट्रम्प के अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत से इश्यूज हैं। ये और बात है कि अगर आप दुनिया के लेंस से इसको देखें तो प्रेसिडेंट बाइडेन
हैज़ बीन अ डिजास्टर फॉर द होल वर्ल्ड। यूक्रेन की जंग और गाजा की जंग, यूक्रेन की जंग कभी नहीं होती, मेरा ज़ाती एनालिसिस है। अगर ट्रंप की तरह का कोई प्रेसिडेंट होता, खास करके ट्रंप होता, तो यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड, क्योंकि ऑफिशियल फिगर बड़े कम बताए जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट फिगर है वो ये कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड, सिविलियंस एंड सोल्जर्स। और गाजा का सारा जिसमें डेथ टोल 30,000 से ज़्यादा तो सिर्फ ऑफिशियल डेथ फिगर है, मिसिंग का कुछ पता नहीं। ये दोनों चीज़ों को आपको प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर डालना पड़ेगा। ये वो शख्स है जिसकी संगदिली की वजह से, बेहिसी की वजह से, और जिसके दिमाग के अंदर जो भी स्ट्रेटेजिक पैराडाइम है, यूरोप की तो सबसे बड़ी जंग कभी भी नहीं होनी थी अगर अमेरिका जो है उस जंग को पुश ना करता रशिया के ऊपर। तो अब ये शख्स जो है, ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी फारिग हो जाएगा। अगर ये फारिग नहीं भी होता, लेट्स से कोई 10% पॉसिबिलिटी रखते हैं, इसकी पूरी की पूरी टीम जो है वो चेंज हो जाएगी। तो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को, सब लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनको इसको बहुत गौर से देखना चाहिए कि पहले टीम कॉम्पोजिशन क्या थी, अब पोटेंशियल टीम कॉम्पोजिशन जो है डेमोक्रेटिक साइड पे कौन सी होगी और रिपब्लिकन साइड के ऊपर क्या टीम कॉम्पोजिशन जो है वो शेप होगी। टाइम बड़ा मेरे पास कम है, मैं क्विकली कुछ बात कर दूं। आई हैव टू अपोलोजाइज। ये जो पिछले वीडियो में मैंने जब ये कहा, कहना तो था मैंने नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मेरा ख्याल है वहां मैंने 2-3 दफा दोहरा दिया कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन। अब जाहिर है कि ये एक वर्बल टाइपो था, ये एक क्या कहेंगे इसको, कि ये स्लिप ऑफ टंग थी, वर्बल टाइपो था। मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ, बाद में उसमें 100 से ज्यादा लोगों ने उस पर कॉमेंट लिखे, मैंने भी फिर उसका एक एक्सप्लेनेशन नोट जो है वो ऊपर लिखा था। लेकिन उसमें जो कंफ्यूजन, तो मुझे उस पर थोड़ा सा उस वक्त यानी परेशानी हो रही थी कि लोग इतना ज्यादा इस पर क्यों खप डाल रहे हैं। ज़ाहिर है एक दफा तो नहीं, पता नहीं कितनी दफा आप जब वर्बल बोल रहे होते हैं, अनएडिटेड वर्जन होता है, क्योंकि अनएडिटेड ही होते हैं ये वर्जन, तो कई दफा स्लिप ऑफ टंग होता है, कई दफा मैंने गलतियां की हैं, कई दफा लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं, कई दफा मैंने बाद में उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो असल चीज तो थी कॉन्सेप्ट की। लेकिन मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि मैंने अभी एक ट्वीट किया है, और मैंने एक ट्वीट किसी ने मुझे भेजा है जहां पर किसी टेलीविजन चैनल ने और पीटीआई के ऑफिशियल ने उसको ट्वीट करते हुए लिखा है नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, और उसके नीचे भी जो बहस हो रही है उसमें भी लोग कह रहे हैं कि ये तो पुरानी एक्सेप्टेड चीज है। तो फॉर गॉड सेक आई एम वेरी सॉरी, अपॉलॉजीज अगर ये मेरी वजह से, क्योंकि जाहिर है सारी डिस्कशन मेरी वजह से छिड़ी है। ये और बात है कि इमरान खान के खत को, जो आईएमएफ के लिए खत था, उसको जब अखबारों में कोट किया तो वहां बिल्कुल एक्यूरेटली लिखा हुआ था कि इमरान खान ने उस खत में इशू उठाया है कि इट विल बी अ टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उनका कहना यह था कि अगर इस तरह से आप आईएमएफ का पैसा इनको देंगे, सो इट वुड बी अ टैक्सेशन, क्योंकि नए टैक्सेस लगाएगी हुकूमत और आईएमएफ के पैसे के बाद उसको रेज करने के लिए, आईएमएफ का पैसा रेज करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कंडीशन। तो दिस वुड एक्चुअली टेंट अमाउंट टू टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और मैंने उसी में से उठाया था कि यहां पर हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है अमेरिका में लोगों को बताने के लिए कि आपका जो प्रिंसिपल स्लोगन था 1765 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शेप हो रही थी, तो उस वक्त आपका जो प्रिंसिपल स्लोगन था, जो डिफाइनिंग स्लोगन था, वो ये था कि दे विल नॉट बी एनी टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और चूंकि हमारी बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम नए टैक्सेस को बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। उस वक्त आर्गुमेंट ये था कि स्टैंप टैक्स, बरतानवी साम्राज्य, बरतानवी जो बादशाह है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो बेसिकली रॉयल रॉयल प्रेरोगेटिव था, किंग किंग जेम्स था कौन था उस वक्त, तो वो लोग टैक्स लगा रहे थे, स्टैंप टैक्स। वो कहते थे कि हमें जो प्रेजेंस रखनी है ब्रिटिश मरीन्स की और ट्रूप्स की अमेरिकन कॉलोनीज को डिफेंड करने के लिए, डिफेंड वैसे उन्होंने किसको करना था, माय फुट, डिफेंड तो किसी से करना ही नहीं था, अमेरिकन कॉलोनीज को किससे खतरा हो सकता था उस वक्त, तमाम सब बदल एनीवे। तो वो उन्होंने उसके लिए हमें ये टैक्स रेज करना है, वो पेपर के ऊपर, ऑल द पेपर इन द स्टेशनरी दैट वाज टू बी कंज्यूम्ड, उसके ऊपर ये स्टैंप टैक्स लगा रहे थे, जिसके ऊपर मेरा ख्याल जेम्स ऑटिस उनका नाम था। 1765 में एक फायर ब्रांड एक्टिविस्ट एंड लॉयर थे, न्यू इंग्लैंड में, मैसाचुसेट्स के इलाके में, क्लोज टू बॉस्टन समवेयर, जिन्होंने ये नारा दिया था। उसके बाद फिर ये वर्ल्ड वाइड एक नारा बन गया जो आपको हिस्ट्री की हर किताब के अंदर मिलता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल उनकी जो स्टेटमेंट थी कुछ इस किस्म की थी कि टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज अ टिरेनी, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज अ टिरेनी। अब ये एग्जैक्टली अप्लाई होता है पाकिस्तान की सिचुएशन में कि आईएमएफ आपको पैसे देती चली जा रही है, आप लोगों के ऊपर मजीद टैक्स लगाते चले जाते हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं, फ्यूल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और आप सिर्फ लूट खसूट के लिए आए हैं। मिस लूट इन पंजाब, अंकल खसूट इन सेंटर, ये सिर्फ लूट खसूट के लिए आए हुए हैं चौधरी निजामुद्दीन की मदद से। चलें, ये तो होगी बात, इस पर हम मजीद बात करते रहेंगे। एक मैं आप सबके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने देखा है कि जो इस पे भी बहुत ज़्यादा 100 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, सब हर बंदे ने स्कॉलर बन के मुझे बताने की कोशिश की है कि ये जनाब नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन आपने गलत कह दिया। हालांकि अंडरस्टैंडेबल है कि कंसेप्चुअली तो मेरी भी क्लैरिटी, आपकी भी होनी चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ क्विज के तौर पर, और ये भी इसका भी ताल्लुक 18वीं सेंचुरी से ही है, 1765 के करीब करीब की बात है। पानीपत की जो तीसरी जंग हुई वो 1761 के अंदर हुई थी, जिसमें मराठा कन्फेडरेसी को
अहमद शाह अब्दाली ने ये दुरानी जो है अहमद शाह दुरानी और दुरानी एम्पायर जो अफगानिस्तान से हमला आवर हुए और उन्होंने सेंट्रल एशिया से हमला आवर हुए और उन्होंने पानीपत के मुकाम पे जो थर्ड बैटल है दिल्ली से कोई 100 किलोमीटर की दूर इन द नॉर्थ उसमें शिकस्त दी मराठा कॉन्फेडरेसी को, जिससे बड़ा सीरियस सेटबैक था मराठा कॉन्फेडरेसी को अगले 20 25 30 बरस के लिए। ठीक, 1989 में हम जब सीएसएस की तैयारी कर रहे थे तो एक तो अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का एक कैंटीन कैफेटेरिया था जहां पर 3 4 दोस्त जो सीएसएस की तैयारी कर रहे थे उसमें से किसी ने कहा कि यार 100 सवा 100 साल पहले तो पानीपत की जंग हुई थी जिसमें कि मराठों को शिकस्त हुई थी। तो मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता, ये उस 100 साल पहले की बात होगी, इसलिए कि 1857 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी उससे पहले ही पंजाब के ऊपर पूरे नॉर्थ इंडिया पे उनका कब्जा हो चुका हुआ था पूरे हिंदुस्तान में। तो अफगानिस्तान से कैसे आके कोई ट्रूप्स की यहाँ पर लड़ाई हो सकती है 1861 के अंदर या 1862 के अंदर। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, और अपने नोट्स उन्होंने निकाल लिए जो पब्लिश हुई किताब थे। फिर बुक आ गई, फिर 2 4 और लोग थे, सब लोग अपनी किताबें ले आए और उनकी किताबों में वाकई ही लिखा हुआ था कि 1861 के अंदर थर्ड बैटल हुई है पानीपत की। जाहिर है यानी मिसप्रिंटिंग होगी मिसप्रिंटिंग थी ऑफ कोर्स। मैंने उनको बहुत बताने की कोशिश की उन ड्रफर्स को कि भाई किताब में मिसप्रिंटिंग होगी, असल ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अंग्रेज बैठ चुके थे आगे नॉर्दर्न इंडिया में, 1857 हो चुका था, तो कहाँ से आना था अफगानों ने लड़ने के लिए मराठों से? मराठा पावर भी खत्म हो चुकी हुई थी और अफगान कहाँ से आ सकते थे? लेकिन वो नहीं माने, वो सारे वैसे फेल हो गए बाद में। उनमें से एक दो ऐसे हैं जो बाद में उन्होंने सीएसएस सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वगैरह में पास भी कर लिया। एक साहब रेलवे में चले गए, मुझे मिलते होते थे, मेरी फलां मदद कर दो, एक पुलिस में चले गए। बहरहाल बाय द वे विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि मैंने 3 दफा सीएसएस का एग्जाम दिया, नहीं मैंने सिर्फ एक दफा इम्तिहान दिया था, 2 महीने 18 दिन का, और 17th मेरी पोजीशन आई थी। तो ये मैं अब क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ, क्या वजह है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट या उससे पहले से लेकर 1761 तक बाय एंड लार्ज 90% से ज्यादा जो नॉर्दर्न फोर्सेस हैं जो बाहर से आई सेंट्रल एशिया की तरफ से एंटर हुई, उन्होंने हिंदुस्तान के सेंट्रल में या सदर्न फोर्सेस को, नॉर्थ साउथ की इस लड़ाई में साउथ को शिकस्त हुई और नॉर्थ डोमिनेट था। लेकिन 1761 के बाद कोई ऐसी नॉर्दर्न फोर्स नहीं थी जिसने किसी सदर्न फोर्स को शिकस्त दी हो साउथ एशिया के इस बैटल ग्राउंड के अंदर। क्या वजह है इसकी? इसको मैं आपको समझाऊंगा कि एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से जो लोगों को बहुत शौक है एनालिसिस करने का, आप अपना एनालिसिस लिखें इस यूट्यूब के नीचे। अच्छा जी, अब इससे कहते हैं, ये तो हो गया बात। अब एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि ट्विटर जो है उसको जो इन्होंने बंद रखा हुआ है, 13 या 14 दिन हो गए हैं ट्विटर के बंद। नेट ब्लॉक मसलसल ये कह रहा है कि इससे पाकिस्तान को हर हफ्ते मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है इन कॉमर्स में। मैं समझता हूँ जो एक्चुअल नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ और एक्सप्रेशन छीन ली गई है, उनका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन और डेमोक्रेटिक राइट उनसे छीन लिया गया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस करने का राइट है उनसे छीन लिया गया है, जो डिबेट एंड क्रिटिसिज्म होती है, जो क्रिटिक होती है, जो फीडबैक होता है पब्लिक पॉलिसी का, दुनिया का सबसे बड़ा जो पब्लिक पॉलिसी प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल डिस्कशन और डिबेट का, उसको पाकिस्तान में इन्होंने बंद किया हुआ है। लेट दिस बी द नेक्स्ट कॉज जिसको कि हम कांग्रेस के सामने लेकर जाएं, और जो HR 901 है उसके अंदर ट्विटर को हमें इवेंट करके ये जो ट्विटर को बंद किया हुआ है इसको हमें डालने की जरूरत है। वन सेकेंड, ये कॉज हमारा बिल्कुल सच्चा है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि पाकिस्तान में ट्विटर को बंद करना। और ये इन्होंने 17 फरवरी से बंद किया हुआ है, जब वो लियाकत चड्ढा साहब कमिश्नर साहब के बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी बहस छिड़ी है, और अब ये उसको बंद करके इनका प्लान है कि हम बंद ही रखें। और मैंने देखा है कि अब तो आने वाली हुकूमत इसको खोलेगी। पहले मानते नहीं थे, जब सिंध हाई कोर्ट में हुआ तो पहले तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं कैसे बंद हो गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, पहले PTA ने कहा हमें, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा था बंद करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि हमने तो किया ही नहीं है, किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली। लेकिन खबर ये लगी हुई है कि अब जो नई हुकूमत आएगी, जब हुकूमत बनेगी तो फिर ट्विटर खोलेंगे। दिस इज अनदर कॉज एंड इशू जिसे हमें रेज करना चाहिए। फिर आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।